हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग ICMAI के द्वारा इशू मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट वन को पूरा सॉल्व करेंगे, जो जून 2025 अटेम्प्ट के लिए आया है एज पर सिलेबस ऑफ 2022। सबसे पहले हम लोग सेक्शन ए सॉल्व करेंगे। हम लोग पूरे कंप्लीट पेपर को एक वीडियो में सॉल्व नहीं करेंगे, वीडियो पार्ट पार्ट में आपको देखने को मिलेगा और बाकी सारे वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक में दे दूंगा। जिसमें सबसे पहला आपको सेक्शन ए जो सॉल्व करना है वो है एमसीक्यू। बड़ा इजी है। कह रहा है फिक्स मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आपका कितना है 5000 और यूनिट प्रोड्यूस कितना है। व्हाट इज द फिक्स कॉस्ट पर यूनिट, इसको हम लोग कहते हैं फिक्स कॉस्ट पर यूनिट, या फिर हम लोग इसको एक और नाम से जान बोल सकते हैं एवरेज फिक्स कॉस्ट। इसके लिए आपका फॉर्मूला हो जाएगा टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ यूनिट। टोटल फिक्स कॉस्ट हो जाएगा आपका 50,000 और नंबर ऑफ यूनिट है आपका 5,000, तो आपका आंसर आ गया 10 रुपीज। बड़ा इजी सा था। दूसरा कह रहा है क्वेश्चन कि डैश इज द मेथड ऑफ डीलिंग द ओवरहेड। ओवरहेड का मतलब होता है एक्सपेंस विच इन्वॉल्व द स्प्रेडिंग द कॉमन कॉस्ट ओवर द कॉस्ट सेंटर, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ द बेनिफिट रिसीव्ड। क्या कहने का मतलब, एग्जांपल के लिए मान लो कि आपके पूरे फैक्ट्री का इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस आता है। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस आपका आता है 10,000, ठीक है। और आपके ऑफिस में या फिर आपके फैक्ट्री में, जैसा हमने बात किया, तीन डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी, डिपार्टमेंट सी। डिपार्टमेंट ए में टोटल आपके पास 20 लाइट पॉइंट है, बी में 30 लाइट पॉइंट है और सी में हमारे पास 50 लाइट पॉइंट है। यानी कि 10,000 एक्सपेंस को हम लोग डिपार्टमेंट ए बी सी को में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इसके रेशियो पे, जो कि रेशियो बन जाएगा 2:3:5। ठीक है। तो ये जो मेथड मैंने अप्लाई किया एक एक्सपेंस पे ओवरहेड को, फैक्ट्री ओवरहेड को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, उस मेथड का नाम है ओवरहेड अपॉर्चमेंट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैंडर्ड प्राइस इज 20 एंड द स्टैंडर्ड कंजम्पशन इज 5 kg, ठीक है, पर यूनिट पे है। ये देखना ना, पर यूनिट के लिए 5 kg लगता है। हमको क्या पता करना है, स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट फॉर प्रोड्यूसिंग 100 यूनिट इज। तो भैया देखो, बनाना है हमको 100 यूनिट, सिंपल सा बात है। एक यूनिट को बनाने में 5 kg लगता है, ठीक है। और पर केजी का दाम है हमारे 20। तो इस हिसाब से हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 500 kg इंटू 20, 10,000 रुपीज कितना आ गया। तो इसके लिए आप आंसर क्या कह सकते हो, कैसे निकाला आपने, नंबर ऑफ आउटपुट मल्टीप्लाई रिक्वायर्ड इनपुट पर यूनिट के लिए, ठीक है, मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड प्राइस। यही हमारा फॉर्मूला है। ठीक है। नंबर ऑफ आउटपुट यहाँ पे था 100 यूनिट और पर यूनिट के लिए आपका 5 kg रिक्वायर्ड था इनपुट पर यूनिट के लिए, और स्टैंडर्ड प्राइस था। तो ये बड़ा आसानी से हमारा सॉल्व हो गया। दूसरा 4 नंबर क्या रहा है कि हमारे पास मटेरियल यूजेज वेरिएंस, यहाँ पे हमको क्या दिया है, मटेरियल यूजेज वेरिएंस। मटेरियल यूजेज वेरिएंस का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस। तो मटेरियल यूजेज वेरिएंस हमारा है 492। स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमारा दिया हुआ है 11,280। एक्चुअल क्वांटिटी हमको पता नहीं है और स्टैंडर्ड प्राइस हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा, जो जिसके लिए इंफॉर्मेशन क्या है कि बोल रहा है कि टोटल खर्चा लग रहा है 46248 डिवाइडेड बाई 11280 केजी
और ये रुपीज, यानी कि यहाँ से हमको पर केजी का रेट यहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते हो, जाएगा 4.1। अब अगर हम लोग पुट करें तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 492.11280। अगर हम लोग 492 डिवाइडेड बाई 4.1 करें, और यहाँ है 11280, 492 डिवाइडेड बाई 4.1 करेंगे तो आ जाएगा 120। एक्चुअल क्वांटिटी को यहां ले आओ, केजी, ये मेरा एक्चुअल क्वांटिटी है। तो आंसर क्या हो गया? 11163। करेक्ट। नेक्स्ट क्या रहा है कि इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम किसको कहते हैं? देखो दो होता है, एक होता है नॉन इंटीग्रेटेड जिसमें केवल कॉस्ट के बारे में बात होता है, एक होता है इंटीग्रेटेड कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम जिसमें कॉस्ट एज वेल एज फाइनेंस के बारे में बात होता है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्या कह रहा है? एक कंपनी सेटअप है लेबोरेटरी, ठीक है। अब जब हम लोग लैब सेट करते हैं तो भैया दो काम के लिए करते हैं, या तो फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए या फॉर क्वालिटी, क्वालिटी के लिए, इतना होता है। लेकिन यहाँ पे क्या रहा, फॉर टेस्टिंग ऑफ प्रोडक्ट, यहाँ पे प्रोडक्ट टेस्ट किया जा रहा है, ठीक है। अब टेस्ट क्यों किया जा रहा है कि अगर क्या उसको मार्केट में निकालना है या नहीं निकालना, उस पर्पज के लिए, या फिर फॉर द कंप्लायंस ऑफ द स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड मतलब कि वो जो स्टैंडर्ड क्वालिटी है, मतलब जिस क्वालिटी का बनना चाहिए उस क्वालिटी का है या नहीं। तो यहाँ पे ये जो लैब सेटअप हो रहा है वो क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट के लिए बैठ रहा है। नेक्स्ट, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 में हम लोग क्या पढ़ते हैं? कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 में हम लोग पढ़ते हैं पैकिंग मटेरियल कॉस्ट। पैकिंग मटेरियल कॉस्ट आपको पता होना चाहिए। एक जाता है हमारा, अगर प्राइमरी पैकिंग मटेरियल कॉस्ट है तो ये मेरा जाता है रॉ मटेरियल कंज्यूम के अंदर कॉस्ट शीट में, और अगर ये मेरा सेकेंडरी पैकिंग मटेरियल कॉस्ट है, ठीक है, तो ये मेरा जाता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में, ठीक है। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड द प्राइसिंग ऑफ कॉस्ट लैग बिहाइंड द करंट इकोनॉमिक वैल्यू? मतलब सिंपल वन में कौन सा मेथड से आपको करंट प्राइस पता चलता है किसी प्रोडक्ट का? तो वो मेथड का नाम है फीफो। अब क्या रीजन है, आप इसको सिंपल से दिमाग में सुनना और समझ जाओगे कि आपके आपके पास तो एक सामान था 100 केजी, और उसका मार्केट में रेट जो भी था आपके पास, लेकिन वो था क्योंकि आपके पास पहले से खरीद के रखा हुआ था, 100 केजी 10 रुपीज के हिसाब से 1000 था। दैट इज योर ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। आपने और सामान खरीदा, लेट से 50 केजी आपने और खरीदा, और अब खरीदा आपने 11 रुपए के हिसाब से, तो टोटल कितना हो गया? 550। यानी आपके पास टोटल मटेरियल राइट नाउ है 1550 का। अब आपने इसमें से मटेरियल इशू किया, फॉर एग्जाम्पल के लिए आप ऐसा 110 केजी आपने इसमें से इशू किया, तो जब आप इसमें से 110 केजी इशू करोगे तो पहले तो आप 100 केजी को निकालोगे, तो ये 1000 चला गया। फिर आप एक्स्ट्रा 10 केजी निकालोगे 11 रुपीज वाला, तो आपके पास क्या बचा? 110। अब आपके पास बैलेंस कितना बच गया जरा आप वो देखो। आपके पास बैलेंस बच गया है, यहाँ पे टोटल था आपके पास 150, जिसमें से आपने 110 खर्च कर दिया है, तो आपके पास बचा कितना? 40। और यहाँ पे अगर आप माइनस करोगे तो आपके पास बचेगा 440। और अगर 440 को इसको इससे अगर डिवाइड देते हो तो आपके पास 11 रुपए आएगा। और आपको पता होना चाहिए मार्केट में भी क्या प्राइस चल रहा था? 11। तो दैट इज द फीफो मेथड जिससे आपको करंट प्राइस पता चल पाता है। नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिडक्टेड फ्रॉम द टोटल कॉस्ट टू कैलकुलेट द नेट प्रॉफिट? नेट प्रॉफिट करने के लिए कौन सा खर्च माइनस करते हैं? ये सारा खर्च जो है ये मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर आ जाता है। लेकिन ये जो खर्च है मेरा, ये मेरा
कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर आता है। तो अगर हमको नेट प्रॉफिट पता करना है तो ग्रॉस प्रॉफिट से अगर हम लोग सेलिंग एक्सपेंस को माइनस कर लें, या फिर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कह सकते हो फिलहाल के लिए ग्रॉस प्रॉफिट, हालांकि हल्का सा स्लाइटली डिफरेंस होता है। तो अगर आप सेलिंग एक्सपेंस को अगर माइनस कर लोगे तो आपके पास नेट प्रॉफिट आ जाएगा। करेक्ट। चलो, विच टाइप ऑफ कॉस्ट इज incurred to support the multiple cost object but cannot be directly traced। देखो, ट्रेस्ड का मतलब होता है ट्रेजेबिलिटी, एक कंसेप्ट है। ट्रेस करने का मतलब होता है वो खर्चा जो आपको डायरेक्टली रिलेटेबली दिखे। ठीक है, जैसे मान लो मैं एक जीन्स मैन्युफैक्चरर हूं, मैं जीन्स बनाता हूं। तो जीन्स, अब जो भी डायग्राम है हंसना मत, जीन्स जो मैं मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ उसमें मेरे को जो डायरेक्ट ट्रेजेबल मटेरियल है वो है क्लोथ। तो क्लोथ का जो खर्चा हो गया वो हो गया डायरेक्ट मटेरियल। ठीक है, लेकिन सिर्फ कपड़े से तो बनता नहीं है, और भी अदर चीज रखते हैं, जैसे जिप हो गया, ठीक है, बटन हो गया, थ्रेड हो गया, इन सारी चीजों से। तो ये सब मेरा क्या हो गया, इनडायरेक्ट मटेरियल हो गया। ठीक है, तो जो ट्रेजेबिलिटी जो दिख रहा है उसको हम लोग क्या कहते हैं, डायरेक्ट, और जो दिखता नहीं है बट वो खर्च होता है रिलेटेबल, तो उसको हम लोग कहते हैं इनडायरेक्ट। तो कह रहा है ऐसा कौन सा है जो डायरेक्टली ट्रेस नहीं होता, तो इनडायरेक्ट कॉस्ट डायरेक्ट ट्रेस नहीं होता है। एक कंपनी ऑपरेट ए जॉब कॉस्ट सिस्टम। ठीक है, एक जॉब कॉस्ट सिस्टम चला रहा है, जॉब नंबर है इतना, रिक्वायर्ड 345 डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल उसको कितना लग रहा है, 345। एंड द डायरेक्ट लेबर कितना लग रहा है भैया, 210। और डायरेक्ट मटेरियल के बारे में बात कर रहा है कि 14 रुपीज पर आवर के हिसाब से हम लोगों ने दिया है। तो इसका मतलब कितना आवर काम किया होगा उन लोगों ने, आवर कितना काम किया होगा। तो आप इसके लिए क्या करोगे, 210 डिवाइडेड बाई 14 करोगे, आपको पता चलेगा कि 15 आवर काम किया है लोग, और पर आवर का 14 रुपए के हिसाब से इन लोगों को मिला है 210। यहाँ आ गया हम लोग का प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट मेरा कितना हो गया, 345 प्लस 210 यानी कि 555। अब इसमें हम लोग ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड के लिए क्या कह रहा है कि द फैक्ट्री ओवरहेड यानी कि प्रोडक्शन ओवरहेड आर अब्सॉर्ब एट द रेट ऑफ 30 पर डायरेक्ट लेबर आवर। तो डायरेक्ट लेबर आवर कितना था भैया, 15 मल्टीप्लाई 30 कर देंगे, तो ये हो जाएगा, सॉरी हाँ, ये हो जाएगा आपका 15 इंटू 30, आई थिंक 450, हाँ 450। नाउ दैट इज 5, 10। अब ये आ गया मेरा वर्क कॉस्ट या फिर फैक्ट्री कॉस्ट, आप जैसा भी इसको बोलना चाहें। अब क्या कह रहा है, नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड। नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड में दो चीज आ जाता है, एक आ जाता है आपका ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, और एक आ जाता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। दो खर्च आ जाता है आपको। ठीक है, क्या क्या है? तो कह रहा है कि ये आपका जो खर्च है वो है 40% ऑफ प्राइम कॉस्ट, मतलब इसका 40% हमको कैलकुलेट करना है। 555 का 40% अगर करेंगे तो 222 होता है, यानी कि मेरा टोटल खर्च हो गया 72217। ये मेरा हो गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कह लो, या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कह लो, या फिर आप ऐसा कह लो कॉस्ट ऑफ सेल्स। मेरा खर्चा कितना हो गया, 1227। ठीक है, नेक्स्ट 12 नंबर, द बजट इज प्रिपेयर्ड फर्स्ट ऑफ ऑल। कौन सा बजट है जो सबसे पहले बनता है, ठीक है, सेल्स बजट, क्योंकि सेल्स बजट के बाद ही डिसाइड हो पाएगा सारा अदर बजट। ठीक है, तो यहाँ पे होगा सेल्स। ए कंपनी एम्प्लॉय 3 ड्राइवर टू डिलीवर द गुड्स टू इट्स कस्टमर। अच्छा, ड्राइवर क्यों रखा गया, गुड्स डिलीवर करना। गुड्स डिलीवर करना मतलब कैरेज आउटवर्ड के एक बार नाम देते हैं हम लोग। अब कैरेज आउटवर्ड कहाँ आता है, हमारा कैरेज आउटवर्ड आता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में। ठीक है, द सैलरी पेड टू ड्राइवर किस पार्ट में जाएगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में। कंपनीज एक्ट 2013 में डील विद द एडॉप्शन एंड द एंट्रेंस टू द कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। कहाँ पे, सेक्शन नंबर, कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में जो भी बात हो सेक्शन 148 से स्टार्ट होता है।
कंपनी वांट टू प्रिपेयर फैक्ट्री ओवरहेड बजट। फैक्ट्री ओवरहेड, ओवरहेड का मतलब क्या होता है? एक्सपेंस, और एक्सपेंस तीन पार्ट में क्लासीफाई है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है। क्या क्या? फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, तो मेरे को, सॉरी, पार्ट यहाँ पे होगा सेमी वेरिएबल कॉस्ट। तो मेरे को इसको आइडेंटिफाई करना और इसको डिस्ट्रीब्यूट करना एज पर द एक्टिविटी लेवल, इसके लिए हमको पहले बनाना पड़ेगा फ्लेक्सिबल बजट। तो इस तरह से हम लोग ने मॉड्यूल क्वेश्चन पेपर का सेट वन पूरा सॉल्व कर लिया है। ठीक है, एमसीक्यू। अब हम लोग सेक्शन बी से स्टार्ट करेंगे, जिसमें 14 मार्क्स का हमको 5 क्वेश्चन करना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।